अभी तक हम लोगों ने गिज्जू भाई से संबंधित तो काफ़ी जानकारी पड़ी थी। अब उसके बाद में उनको जो प्रेरणा स्रोत थे, उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया, जिन दार्शनिकों और शिक्षा शास्त्रियों की पुस्तकों का अध्ययन किया, उनके अंदर मीन्स गिज्जू भाई के अंदर जो विचार प्रस्फुटित हुए वो किस प्रकार से हुए, उन्होंने उनमें क्या पढ़ा, क्या चीज़ें देखी जो अपने शिक्षा दर्शन में बालकों के लिए उनके सिद्धांत बनाए, जिनमें से हम लोगों ने कल जॉन लॉक से संबंधित जानकारी पढ़ी थी। तो उसमें उन्होंने स्वतंत्रता पर जोर दिया था। अब इसी क्रम में हम देखेंगे दूसरे जो शिक्षा शास्त्री थे वो फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री हैं कोंडिलेक। कोंडिलेक करके एक शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने ये कोंडिलेक भी जॉन लॉक के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी एक पुस्तक है जागतिक संपर्क में इंद्रियों के अनुभव। ये कोंडिलेक की एक पुस्तक है, इनको ही प्रकाशित की थी। इनके विचारों के बारे में गिज्जू भाई लिखते हैं, मीन्स कोंडिलेक के जो विचार दिए थे, तो इसमें गिज्जू भाई लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं कि कोंडिलेक इंद्रियों के अनुभव के मानसिक व्यापार की बुनियाद मानते हैं। इंद्रियों के अनुभवों को मानसिक व्यापार की बुनियाद मानते हैं। फिर भी क्या उनकी दृष्टि में इंद्रिय शिक्षा का अर्थ जो आज ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं क्या वही हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखते हैं। बल्कि वे कहते हैं, कौन कहता है, कोंडिलेक कह रहे हैं कि इंद्रियों को विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप समझ लो, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंद्रियों को प्रशिक्षण हमें देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, लेकिन जो कोंडिलेक वहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों को विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। बाल्यावस्था में ही इंद्रियों को सूझबूझ के साथ प्रयोग में लाने की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स हम उन इंद्रियों का जो उपयोग है, उन इंद्रियों को जो सूझबूझ है, उनको प्रशिक्षित करने की जो आवश्यकता होगी वो केवल बाल्यावस्था में ही हम उनको ऐसी सूझबूझ दे दें कि वो इंद्रियों का ऐसी सूझबूझ दे देंगे कि वो इंद्रियों का विकास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। मीन्स कोंडिलेक जो इंद्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने के मतलब वो इंद्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय मीन्स अवलोकन शक्ति और तुलना शक्ति विकसित करने पर भी बल देते थे। मीन्स अवलोकन शक्ति, आप इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तुओं को समझ पा रहे हैं, और इसमें तुलना कर मतलब किसी भी आप वस्तु को देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और उनकी तुलना हम किसी अन्य तरीके से भी कर पा रहे हैं। ये हमें इंद्रियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यद्यपि कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने इंद्रियों की शिक्षा का कुछ भी कार्य नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बस थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था कि बौद्धिक शिक्षण में इन्होंने बताया था कि इंद्रिय शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। मीन्स इंद्रिय शिक्षण, बौद्धिक शिक्षण में इंद्रिय प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है, ये इन्होंने बताया था और ये विचार गिज्जू भाई ने अपने लिखे थे। अब इसी क्रम में एक और हमारे शिक्षा शास्त्री आते हैं जो हैं जैकब परेरा। ये एक यहूदी शिक्षाविद थे। ये यहूदी शिक्षाविद थे। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तब इनके मुलाकात या इनका परिचय एक जन्मजात मूक युवती, मूक मीन्स जो बोल भी नहीं सकती थी और सुन से इनका परिचय हुआ। और आगे क्या हुआ है, इसके जो परेरा थे उन्हें वो प्रेम इनकी जीवन धारा ही बदल डाली। मीन्स उस युवती का जो प्रेम था उनकी जीवन धारा ही बदल डाली। मीन्स उससे परिचय होने, अब क्या हुआ, इन्होंने जो वो युवती थी वो मूक और बधिर थी, इसलिए इन्होंने मूक एवं बधिर लोगों को वाणी देने के प्रयासों
ने इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मीन्स उसी मूक और बधिर को वाणी देने के लिए जो इन्होंने प्रयास किए वो संपूर्ण जीवन करते रहे, इसी में प्रयास किया। और इन्होंने इसी कारण से इन्होंने डॉक्टर की भी पढ़ाई की और मूक बधिर के बहुत से स्कूलों को स्थापित किया। और इसके क्या हुआ कि इनके विचारों को जब गिज्जू भाई ने पढ़ा तो यहाँ पर गिज्जू भाई लिखते हैं, क्या उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि पेरेरा ने अपने समकालीन विज्ञानवेत्ताओं को सिद्ध कर बताया कि स्पर्शेंद्रियां ही मूल इंद्रिय हैं। जो स्पर्शेंद्रिय ही हैं वही मूल इंद्रिय हैं। मीन्स जैसे हमारी ये इंद्रिय जो बधिर होंगे, उनकी बधिर जो कान होगा वो एक इंद्रिय विलुप्त होगी, वो इंद्रिय कार्य नहीं कर रही हैं। मीन्स जो स्पर्शेंद्रिय है वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। जैसे आपके आँख जिसकी नहीं होगी वो किस माध्यम से देखेगा, वो केवल स्पर्श, अपनी त्वचा के माध्यम से स्पर्श करेगा और उसी से वो उसकी जानकारी लेगा। अगर आप स्वाद ले रहे हो तो स्वाद भी स्पर्श से ही हमें मिलता है। जब हम अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, जीभ से संपर्क होता, वो हमारा स्पर्श होता है, उस स्वाद का हमारे जीभ से स्पर्श होता है, तो वहाँ से हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहीं पर गिज्जू भाई कहते हैं कि पेरेरा ने सिद्ध किया है कि स्पर्शेंद्रिय ही मूल इंद्रिय है तथा शेष सभी इंद्रियां हैं आपकी, और भी जो इंद्रियां 4 बची हैं, इन सब ये इंद्रियां क्या हैं, ये इसी स्पर्शेंद्रिय के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। और इन्हीं पेरेरा के जो ये विचार थे, इन विचारों से आपके जो जीन जैक्स रूसो हैं वो भी इनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो यहाँ पर हम अब रूसो के विचार क्या कहते हैं, रूसो के बारे में भी पढ़ते हैं। रूसो के विचारों से भी गिज्जू भाई बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि रूसो आप लोग पढ़े हो प्रकृतिवाद में कि रूसो किस विचार से, वो स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो यहीं पर गिज्जू भाई भी उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक थे। तो उनके अध्ययन से रूसो का एक ग्रंथ आप लोग जानते हो, एमील, बहुत फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ है शिक्षा का। तो इसमें रूसो के शैक्षिक विचार समाहित हैं। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का लक्षण है, अतः शिक्षा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे स्वतंत्र वातावरण में मनुष्य अपना निजी विकास सहजता के साथ कर सके। मीन्स ऐसा वातावरण मनुष्य के साथ में ऐसा होना चाहिए कि वो अपना निजी विकास आसानी से कर सके। और इसके परिप्रेक्ष्य में गिज्जू भाई लिख रहे हैं कि वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। रूसो ने शिक्षा के पुराने किलों को स्वतंत्रता की इस विचारधारा से हिला डाला। मीन्स जो पहले के विचारधाराएं थी कि हमें बंदिश में रखना है, उसमें अपने मीन्स जो भी बाउंडेशन था उसमें रखने की जो विचारधारा पहले की थी, लेकिन गिज्जू भाई के विचार जो आए कि स्वतंत्रता हमें चाहिए, स्वतंत्रता से हम मनुष्य का विकास मनुष्य सहजता से विकास कर सकता है। तो ये विचारधारा मीन्स ये सारी चीज़ें समाप्त, ये इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क किया। तो उनके विचार, वैसे तो रूसो के जो विचार थे, गिज्जू भाई लिखते हैं कि रूसो के विचार जो थे वो अस्पष्ट थे, तथापि फिर भी एक प्रबल प्रपात की भांति बहे। मतलब जो प्रबल प्रपात जैसे बहती है, खूब तेज धारा नदी की बहती है, झरना खूब तेज गिरता है, उसी प्रकार से उनके विचार भी बहे, लेकिन वो विचार उनके अस्पष्ट जैसे थे। पुरानी रूढ़ियों को तोड़ मरोड़कर उन्होंने मैदान बनाया। जो पुरानी रूढ़ियाँ थी उनको उन्होंने तोड़ा मरोड़ा और उनपे एक मैदान बनाया तथा एक स्वतंत्रता की इमारत गढ़ने के लिए भूमिका तैयार की कि स्वतंत्रता भी हमारी सीखने की सहजता प्रदान कर सकती है। और भी इंद्रिय शिक्षण के बारे में रूसो के भी विचार हैं। इसमें रूसो लिखते हैं कि बाहरी जगत का ज्ञान मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है।
अतः बाहरी जगत से संपर्क के लिए तथा उससे भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इंद्रिय शिक्षा लेनी चाहिए। मतलब इंद्रिय शिक्षा अवश्य लेने की बात कही है इन्होंने, और कहा कि इंद्रियों के अनुभव द्वारा ही बुद्धि के क्षेत्र का अनावरण होता है। ज्ञान के मुख्य आधार तो हमारी इंद्रियां ही हैं। रूसो मानते हैं कि ज्ञान का जो मुख्य आधार, मुख्य बेस है वो केवल इंद्रियां ही हैं। वो इंद्रियों से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो सोचने की विधि है, सीखने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों का उपयोग करना सीखना चाहिए, ये कहते हैं। और इसी संबंध में गिज्जू भाई फिर लिखते हैं, जो विचार रूसो ने अभी इंद्रियों के संबंध में बताए हैं, तो इसके संबंध में विचार गिज्जू भाई लिखते हैं कि मॉन्टेसरी, जो बहुत ही फेमस, आप लोग पढ़े हो जाने हो गिज्जू भाई के विषय में, तो मॉन्टेसरी के इंद्रिय शिक्षण में संस्कारिता अथवा सूक्ष्मता का जो विचार मिलता है वो रूसो में स्पष्ट है। मीन्स मॉन्टेसरी, जो मारिया मॉन्टेसरी थी, उन्होंने भी रूसो के ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो उनके जो मॉन्टेसरी के विचार भी हैं, उन विचारों में भी इंद्रिय शिक्षण की संस्कारिकता मिलती है और उसकी सूक्ष्मता भी दिखाई पड़ती है। और गिज्जू भाई थे, रूसो के विचारों का भी अध्ययन किया और मारिया मॉन्टेसरी के विचारों का बहुत ही अध्ययन किया। अब हम आगे भी जानेंगे मारिया मॉन्टेसरी के बारे में भी क्या विचार थे, तब हम देखेंगे और कौन कौन सी बुक्स का अध्ययन उन्होंने किया हो। अब यहाँ पर स्वीकारना होगा, जैसे जो रूसो ने विचार दिए हैं, तो रूसो के विचार से हम ये समझ सकते हैं, और गिज्जू भाई ने अपने विचारों को नया रूप दिया कि उन्होंने जो बालकों की जो स्वतंत्रता, बालकों में स्वतंत्र भाव होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, स्वशिक्षण के बारे में भी, स्वशिक्षण के क्षेत्र में भी रूसो का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो स्वशिक्षण भी होना आवश्यक है बालकों के लिए। अब इसके बाद में रूसो के एक शिष्य थे, शिष्य का क्या नाम आप लोग जाने होंगे, शिष्य का नाम है पेस्टोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी कुछ उनके विषय में भी पढ़ा होगा। तो पेस्टोलॉजी जो थे वो रूसो के शिष्य थे। तो आप मान सकते हैं कि जब शिष्य थे तो उनके कुछ ना कुछ विचार मैच होते हुए जरूर होंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं, पेस्टोलॉजी कहते हैं कि निरंकुशता, दबाव तथा शाब्दिक ज्ञान, मतलब निरंकुशता वाली शिक्षा, दबाव वाली शिक्षा, शाब्दिक ज्ञान वाली शिक्षा, ये सभी पुरानी शिक्षा को वे नकारते थे। ये सभी को वो नकारते थे, वो इसको निंदनीय मानते थे। वो कहते थे कि बालकों को आज़ादी से काम करने देना, उनकी गतिविधियों में अवरोध न डालना, दबाव एवं एक रास्ता को शिक्षा से बहिष्कृत करना तथा शिक्षा में प्रेम को प्रतिस्थापित करना, ये पेस्टोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे कि बालकों को आज़ादी से काम करने देना ही है, उनकी जो भी गतिविधियां, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बालक, उनमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है, एक रास्ता, दबाव एवं एक रास्ता, जैसे सब एक रास्ता को शिक्षा से बहिष्कृत करना, मीन्स एक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव भी होना चाहिए, इस सबको शिक्षा से बहिष्कृत करना है। और मुख्य शिक्षा में प्रेम को भी प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है। ये सारे सिद्धांत पेस्टोलॉजी के थे। जो पेस्टोलॉजी थे उन्होंने स्टेंज, बर्गडोर्फ तथा यर्डून इंस्टीट्यूट, ये थे स्टेंज, बर्गडोर्फ, यर्डून, ये इंस्टीट्यूट थे। इनमें इन्होंने वर्षों तक शिक्षा के संबंध में प्रयोग किए, यहीं पर ही अध्यापन कार्य करते थे और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत प्रयोग किए और अपने विचारों का निर्धारण किया। पहल इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ध्यान खींचा था कि बालकों को, जैसे रूसो कहते थे कि इस बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन जो एक पहले पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान खींचा था कि बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता न दी जाए। मीन्स स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात को इन्होंने नकारा।
उनका ये कहते हैं कि स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण रखना अनिवार्य है। में स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अब इसके बाद में आपके एक और शिक्षाविद आते हैं जिनके बारे में आपको संजय जी ने भी बताया था, फ्रोवेल। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फ्रोवेल के विचारों से भी आप लोग सीखे हो कि बहुत अधिक प्रभावित थे गिज्जू भाई। इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का योगदान दिया है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में जो दूसरे शिक्षाविद हैं, जो फ्रेंच के शिक्षाविद थे, इटार्ड करके थे। इटार्ड के बारे में, इटार्ड के क्या विचार थे और किस प्रकार से गिज्जू भाई इनसे प्रभावित हुए थे और अपने शिक्षा दर्शन में इसको इंक्लूड किया था। जो फ्रेंच फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में वे फौजी अस्पताल में एक सहायक सर्जन के रूप में उन्होंने कार्य किया। वहाँ से वे गूंगे बहरों के विद्यालय में काम करने जाते थे। में सहायक सर्जन के भी रूप में काम किया और गूंगे बहरों के विद्यालयों में भी वो काम करने जाते थे। उस शताब्दी में क्या होता था कि गूंगे बहरों के शिक्षकों और डॉक्टरों का ही शिक्षा में विशेष योगदान रहता था। इस गूंगे बहरे जो बच्चे थे उनमें शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है और डॉक्टरों की भी आवश्यकता होगी, तो इनका भी विशेष योगदान रहा। तो यहाँ पर क्या कहता है, इटार्ड को 10-12 एक स्टोरी जैसे है और उनके वास्तविक जीवन से है। इटार्ड के मीन्स ऐसा हुआ था कि इटार्ड को 10-12 वर्षों का एक टार्जन जैसा एक लड़का मिल गया था। जैसे हम लोग मोगली पढ़ते हैं, मोगली के बारे में जानते हैं, ऐसे ही इटार्ड को 10-12 वर्षों का एक जो बालक था वो टार्जन, जिसके नाम दिया गया टार्जन जैसा मिल गया था, जो कह सकते हैं कि जंगल में रहता था। और जंगल में रहेगा अगर कोई बालक कोई भी रहेगा तो वो मानवीय संपर्क में नहीं रहेगा। जब मानवीय संपर्क में नहीं रहेगा तो वो मानव के संपर्क के बगैर ही पला बड़ा होगा, तो उसकी जो भी जीवन रेखा होगी, जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, वो मानवीय संपर्क के इतर होंगी। तो यहाँ पर उनकी चेष्टाएं, और जब वो जानवरों में जंगल में रहेंगे तो वो जानवरों के संपर्क में रहेगा, तो जो भी वहाँ की चेष्टाएं होंगी वो किस प्रकार से होंगी, जानवरों की जैसे ही मिलेंगी। मीन्स यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इटार्ड ने इनको रख लिया अपने पास में और इनके साथ में, उस बच्चे के साथ में बड़े ही धैर्य के साथ में उस लड़के को शिक्षा देना शुरू किया और उसको अपने जैसा ही इंसान बनाने का प्रयत्न किया। अपने जैसा इंसान बनाने का मतलब ये नहीं कि इटार्ड के जैसा ही इंसान बनाने का मतलब, यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति है, संपूर्ण जो भी हम इंसान हैं उनमें से कोई भी एक रूप में इंसान बनाने का प्रयत्न किया। इटार्ड ने तो बहुत ही श्रम किया उस बालक के साथ में, उसको इंसान का रूप, इंसान जैसा बनाने के लिए, लेकिन उस बालक को शिक्षा देने में, उस बालक को उस प्रकार से इंसान जैसा रूप देने में एक वांछानुरूप सफलता नहीं मिल पाई, मतलब उतनी सफलता उनको नहीं मिल पाए। इटार्ड की यह संघर्ष गाथा, ये जो इटार्ड की ये संघर्ष बहुत ही प्रेरणास्रोत और पठनीय प्रेरकदायी है। हम इसके द्वारा शिक्षा के अनेकों प्रयोग करके और प्रयास करके हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में जो ये गिज्जू भाई ने इनके विचारों को पढ़ा है, ये गिज्जू भाई ने इनकी जो भी पठनी थे उनको पढ़ करके तो ये लिखते हैं गिज्जू भाई कि इटार्ड के जो प्रयोग किए थे, इटार्ड के उक्त प्रयोगों में मॉन्टेसरी पद्धति के इंद्रिय शिक्षण में व्यवहारिक 6 खानों वाली रेखागणितीय आकृति का मूल रूप विद्यमान है। मीन्स जो भी इटार्ड ने प्रयोग किए थे तो वही, मीन्स यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी ने भी इटार्ड के बारे में जानकारी, उनके ग्रंथों का अध्ययन किया होगा।
तो वहाँ पर भी मॉन्टेसरी में जो विचार इंद्रिय शिक्षण के संबंध में मिलते हैं वो इटार्ड के भी प्रयोग के संबंध में मिलेंगे। तुम इस 6 खानों वाली रेखा गढ़ती आकृति का मूल रूप विद्यमान है। समता द्वारा सिखाने का सारा सिद्धांत मॉन्टेसरी ने इटार्ड से ही ग्रहण किया है। मीन्स समान रूप से सिखाने का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेसरी ने इटार्ड से ही ग्रहण किया। मॉन्टेसरी ने अपने प्रयोगों में जो धैर्य की मांग करती है वस्तुतः वह इटार्ड की मांग है। जैसे इटार्ड ने उस बालक के प्रति अपना धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार से मॉन्टेसरी ने भी अपने प्रयोग में उसी धैर्य की मांग करती है। प्रयोग धर्मी व्यक्ति कभी थकता नहीं है। मीन्स जो भी प्रयोग करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो जब तक उसकी सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलने के बाद भी निरंतर प्रयोग करता रहेगा। मीन्स जो प्रयोग करता व्यक्ति होगा वो कभी थकेगा नहीं, अपना निरंतर कार्य करता रहेगा। ऐसा एक बार कहा भी जाता है इटार्ड के बारे में। ये गिज्जू भाई लिखते हैं कि इटार्ड एक बार ऐसा हुआ कि वो जंगल के पीछे जंगली ही बन जाएगा। जैसे वो लड़का जो था वो पेरिस की गलियों में दौड़ता था, पेरिस की गलियों में दौड़ता था तो इटार्ड क्या करते थे, उसके पीछे पीछे भागते थे। उसने उसे बांधकर नहीं रखा, मीन्स उसको स्वतंत्रता पूरी भी दी। मतलब उसको पेरिस में वहाँ पर अपने साथ रखने के बाद में उसको बांधा नहीं है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी। जब वो भागता था तो उसके पीछे पीछे भागते थे, ना कि उसको रोक कर रखते थे कि नहीं आपको बांध कर रखना है, ऐसा करना है। वो नहीं करते थे, उसको भागते हैं, भागने दीजिए, मैं भी उसके पीछे भागूंगा। मीन्स ऐसा उनका उद्देश्य था। अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की इटार्ड की यह भावना ही मॉन्टेसरी की प्रथम गुरु है। मीन्स ये अपने उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है, अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ये भावना जो मॉन्टेसरी की मिली है, जो इनको हम प्रथम गुरु मान सकते हैं, ये भावना इटार्ड के माध्यम से ही मिली है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जो अवलोकन की महत्ता है वो बालकों को देखकर उनके अनुरूप शिक्षा देने की जो व्यवस्था है वो इटार्ड के प्रयोगों द्वारा ही, उनके प्रयोगों से ही प्रस्फुटित हुई है। मीन्स इटार्ड ने जो भी प्रयोग किया था कि अवलोकन की महत्ता, वो मॉन्टेसरी भी ने भी इसको अपने विचारों में इंगित किया है। ऐसे ही गिज्जू भाई ये सब लिखते हैं। और गिज्जू भाई लिखते हैं कि जो ज्ञान मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा द्वारा देना संभव है, वह ज्ञान औसत बुद्धि के बालकों को स्वशिक्षण द्वारा दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो ज्ञान मंदबुद्धि बालक हैं उनको शिक्षा द्वारा हम ज्ञान देना संभव कर सकते हैं। और वही ज्ञान क्या होगा कि औसत बुद्धि का अगर बालक है तो हम उसको स्वशिक्षण द्वारा दे सकते हैं। ठीक, मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई भी बिल्कुल जड़ बुद्धि का बालक है, उसके लिए हम अधिक मेहनत करेंगे, उसको हम शिक्षा देंगे, ठीक है। और जो औसत बुद्धि का बालक है वो थोड़ा समझ सकता है तो हम उसको स्वशिक्षण के माध्यम से उसको हम सिखा सकते हैं। मीन्स उसको हम थोड़ा बता सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि आप इसको रिवीजन करो, उसको पढ़ो, तो वो इसको सीख सकता है। यह सिद्धांत कह सकते हैं कि इटार्ड और ये सारे सिद्धांत इटार्ड और सेगुइन के प्रयत्नों का आभारी है। और यहीं पर गिज्जू भाई कहते हैं कि अगर ये दोनों विद्वान इटार्ड और सेगुइन ना होते तो शायद ये मॉन्टेसरी जो हम पद्धति आज पढ़ रहे हैं इतनी जल्दी जन्म ना लेती। मीन्स जो मॉन्टेसरी पद्धति के जो विचार आए हैं वो इटार्ड और सेगुइन के माध्यम से कह सकते हैं, उनकी ही देन कही जा सकती है। अब हम देखेंगे सेगुइन के क्या विचार थे। सेगुइन भी एक फ्रांस के शिक्षाविद थे जो इटार्ड के ही शिष्य थे। वो लिखते हैं, वो उनके विचार हैं कि जड़ बुद्धि छात्रों के उद्धार हेतु जीवन समर्पित कर देने की प्रेरणा उन्हें गुरु से ही मिली थी। इस जो उनके गुरु थे इटार्ड, जड़ बुद्धि के जो बालक थे उनके उद्धार हो, उनके लिए काम करने की जो प्रेरणा मिली थी वो अपने गुरु से ही मिली थी। एक जड़ बुद्धि छात्र पर इन्होंने अपने प्रयोग आजमाए थे। मीन्स इनको एक जड़ बुद्धि का बालक
मिला था और इस पर इन्होंने प्रयोग किए थे। उसमें सफलता मिलने पर उन्होंने मूढ़ बालकों के भीतर एक बालकों के लिए मूढ़ बालकों के लिए एक स्कूल खोल दिया। इनका काम मतलब जो इन्होंने वर्क किया था काफ़ी विकसित हुआ। और लेकिन ये क्या हुआ कि सन 1848 में जब फ्रेंच का विप्लव हुआ था तो ये अमेरिका इन्हें जाना पड़ा। जब अमेरिका में भी गए लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। सेंगुइन लिखते हैं, सेंगुइन के विचार हैं कि प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व को पृथकतया सम्मान देते थे। सेंगुइन जो है प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व को पृथक रूप से उसका सम्मान देते हैं। मनुष्य क्या होता है, मनुष्यता प्राप्त करे, इसके लिए उसे शरीर, मन एवं क्रिया शक्ति विकसित करने वाली उत्तम शिक्षा दी जानी चाहिए। अकेली मानसिक शिक्षा शरीर एवं क्रिया शक्ति का ह्रास ही करती है। मीन्स केवल हम उसको बालक को मानसिक शिक्षा ही देंगे तो शरीर एवं क्रिया शक्ति का ह्रास ही होगा। मतलब उसको शारीरिक शिक्षा भी देनी है, क्रिया की शिक्षा देनी। क्रिया मीन्स यहाँ पर प्रयोग की शिक्षा देनी है। अगर हम मानसिक शिक्षा ही करते जाएंगे तो हम शारीरिक शिक्षा को विलुप्त कर देंगे। और क्रिया जैसे कोई भी टेक्निकल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क होगा, अगर आप उसको मानसिक शिक्षा ही दोगे तो वो उसके अंदर नहीं होगी, वो नहीं समझ पाएगा कि हमें जो भी डिजाइन करना है वो किस प्रकार से करना है। इसलिए हमें उसको प्रयोग की भी शिक्षा देनी जरूरी है। तो कहते हैं कि बालकों को शारीरिक, मानसिक अथवा जो भी अन्य शक्ति पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना, मतलब बालकों के व्यक्तिगत रूप से इन पर विचार करना होगा कि उनको शारीरिक, मानसिक, प्रायोगिक ये सारी क्रियाएं उसके सिखानी होंगी, उसको बतानी होंगी। अगर इनके बिना शिक्षा हो रही है तो ये सेंगुइन ने इसके प्रति कड़ी निंदा की है। और कहते हैं कि इंद्रिय शिक्षण पर बौद्धिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षा का भवन निर्मित करने का श्रेय भी सेंगुइन को ही मिलना चाहिए। इंद्रिय शिक्षण पर इन्होंने मूढ़ बालकों के लिए जो योजना तैयार की थी उसे मॉन्टेसरी ने औसत छात्रों के स्वशिक्षण में प्रयुक्त किया। मतलब जो योजना मूढ़ बालकों के लिए सेंगुइन ने तैयार की, वही योजना मॉन्टेसरी ने एवरेज स्टूडेंट के स्वशिक्षण में प्रयोग किया। मूढ़ बालकों में जो क्रिया तंतु मंद अथवा मृत प्राय होते हैं, वस्तुतः उन्हें क्रियाशील अथवा जीवंत बनाना पड़ता है। मूढ़ बालकों में मतलब जो भी क्रिया मृत होती है, जड़ बुद्ध के बिल्कुल बालक हैं तो उनमें जो क्रिया मृत होंगी उन्हें हमें क्रियाशील एवं जीवंत बनाना होगा, एक्टिव करना होगा। जबकि औसत बालकों में जो क्रियाएं होंगी वो तंतुओं को मात्र संतुलित रूप से क्रियाशील रखते हुए सिखाने का काम करना होगा। मीन्स उनमें जीवंत तो करना नहीं, क्योंकि उनके जीवंत हैं, वो क्रियाशील हैं, केवल उनको संतुलित करना है और उसको क्रियाशील रखते हुए हम उसको सिखा सकते हैं। और कहते हैं कि बालकों में विश्वास रखते हुए उनके विकास के लिए वांछित वातावरण तैयार करने का सिद्धांत भी मॉन्टेसरी ने सेंगुइन से ही ग्रहण किया प्रतीत होता है। मीन्स गिज्जू भाई यही कहते हैं कि जो विचार मॉन्टेसरी में मिलते हैं वो लगभग विचार कह सकते हैं सेंगुइन के विचारों से ही मैच होते जा रहे हैं। अब इसके बाद में एक और शिक्षाविद आते हैं, टॉलस्टॉय। नाम तो आप लोगों ने नाम टॉलस्टॉय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। टॉलस्टॉय क्या है, ये करुणा भाव से ओतप्रोत, इनको महर्षि टॉलस्टॉय, इन्होंने अपने समय की शिक्षा के रोग, जो शिक्षा में कमियां थी, इसके लक्षण तथा इससे मुक्त होने का मार्ग बताया था। टॉलस्टॉय लिखते हैं कि घर में या गली में खेलते हुए बच्चों को अगर आप देखें, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो भी बच्चे खेलते हैं वो किस प्रकार से खेलते हैं, वो सचेतन होकर के
आनंदमय होकर के, जिज्ञासुकुल होकर के, आँखों में उनके चमक होती है, होठों पर मुस्कान युक्त दिखाई देखा होगा आप लोगों ने भी। और यही टॉलस्टॉय लिखते हैं कि उनके अंदर जो भी अगर एक स्वतंत्र रूप से बालक जब वहाँ पर खेल रहे होंगे तो उनके में आनंद दिखाई देगा, उनके विचारों में, और कह सकते हैं कि वो जिज्ञासु होकर के खेलेंगे और उनके होठों पर मुस्कान भी दिखाई देती है। और वही क्या होता है, जब वही बच्चा विद्यालय में जाता है तो क्या होता है कि विद्यालय में थका थका रहता है, एकाकीपन रहता है, उसके अंदर डरा डरा रहता है, उकताया हुआ रहता है, एक निष्क्रिय सा रहता है, जिसकी आत्मा लगता है कि जिसकी आत्मा किसी गहरे कुएं में उतर गई हो, ऐसा दिखाई देता है बालक। इतना विचित्र दुखद परिवर्तन कैसे आ जाता है, ये टॉलस्टॉय कहते हैं। घर में रहते हुए, अपने गली में खेलते हुए उसकी मनोदशा दूसरी रहती है, और वही विद्यालय में पहुंचने पर वो एक मनोदशा विचित्र प्रकार की हो जाती है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से हो जाता है, ये टॉलस्टॉय बोलते हैं। तो बालक क्या होता है कि बालक विद्यालय में, आगे लिखते हैं टॉलस्टॉय बताते हैं कि बालक विद्यालय में भर्ती होता है तो उसकी कल्पना शक्ति, उसकी सृजन शक्ति, अंतःस्फूर्ति आदि तमाम उच्च शक्तियाँ हैं, क्या होती हैं, एक के बाद विलुप्त होने लगती हैं। मीन्स विद्यालय में जैसे ही भर्ती हुआ तो वो कल्पना शक्ति है जो घर पे या गली में जब खेलते हुए देखते हैं, वो कल्पना शक्ति है, क्रिएटिव सृजन शक्ति है, स्फूर्ति है, अंतःस्फूर्ति, ये सब क्या होती हैं, विलुप्त होने लगती हैं धीरे धीरे। तो यहीं पर टॉलस्टॉय कहते हैं कि जो विद्यालय है वो एक कसाई घर जैसा लगने लगता है वही बालक को। यहीं पर उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है कि स्वच्छंदता पूर्वक विचरण का आनंद, अर्थात जो विचार हम यहाँ पर ले सकते हैं कि स्वच्छंदता पूर्वक विचरण का आनंद उससे जबरन छीन लिया जाता है। ठीक है, मीन्स विद्यालय में जो बालक स्वतंत्रता पूर्वक घर में रहता है वो चीज़ यहाँ पर छीन ली जाती है विद्यालय में उसकी बौद्धिक शक्तियों को विकृत कर देता है या विकृत कर दिया जाता है। यही नहीं, घंटों घंटों तक विद्यालय में उसे कैद कर रखकर प्रकृति ने उसके विकास हेतु जो उपकारक तत्व प्रदान किए थे वे सब हथिया लिए जाते हैं। में से जो प्रकृति ने उसको तत्व प्रदान किए थे वो विद्यालय में रह कर के घंटों घंटों वहाँ पर कैद रहते हैं, वो उनसे छीन लिए जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार बालक के शरीर व मन को ऐसा क्षतिग्रस्त किया जाता है कि जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मीन्स जब वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो फिर दोबारा से उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर आता है कि बाल सम्मान को बुनियादी शिक्षा तत्व मानते हुए उसकी स्वतंत्रता की दिशा में ठोस व स्थायी कदम उठाने की आज पाठशालाओं को ज़रूरत है। स्वतंत्रता प्रयोगों का प्राण है। स्वतंत्रता जो होती है, स्वतंत्र रूप से जब आप रहोगे तो आप क्या करोगे, स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं प्रयोग आप कर सकते हो। जिस दिन प्रत्येक पाठशाला शिक्षण की प्रयोगशाला बन जाएगी, उस दिन जो पाठशालाएं हैं वो प्रगति की दौड़ में कभी भी पीछे नहीं रहेंगी। मीन्स आनंद को शिक्षण का विरोधी मानना, ये मतलब शिक्षण में आनंद का होना आवश्यक है। अगर जो कहते हैं कि आनंद शिक्षण में नहीं है, वो उनकी भयंकर भूल होगी। अतः जहाँ स्वतंत्रता है, आनंद है, वहीं प्रेम भी होगा, और प्रेम होगा तो स्वाभाविक विकास होगा, और स्वाभाविक विकास ही मूल है। तो गिज्जू भाई लिखते हैं टॉलस्टॉय से संबंधित विचारों को पढ़ने के बाद में उनके क्या विचार आते हैं कि टॉलस्टॉय ने अपने इन विचारों के क्रियान्वयन हेतु अविश्रांत जहमत उठाई है, पर उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। जहाँ जहाँ उनकी प्रबल व मौलिक प्रतिभा की छाप नहीं लग सकी, वहाँ परिणाम कमजोर रहे। मीन्स टॉलस्टॉय की जो प्रेरणा थी हर जगह नहीं जा सकी। मीन्स जहाँ जहाँ पहुँची, मीन्स हर जगह इनकी
प्रतिभा, इनकी सफलता नहीं पहुंच सकी। ठीक है, तो ये टॉलस्टॉय से संबंधित कुछ विचार थे। अब इसके बाद में मारिया मॉन्टेसरी के विचार में, इसके संबंध में क्या कहते हैं गिज्जू भाई और मारिया मॉन्टेसरी, जो मुख्य है गिज्जू भाई के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत थी, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अब उनके बारे में जानने के लिए अभी समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि क्लास का समय ओवर होने वाला है, तो हम इसको कल जानेंगे। और थोड़ा सा और विचार हैं, कल हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आप नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इसमें जानना हो, पूछना हो या बताना हो तो आप बोल सकते हो। 1 मिनट का समय है। बोलिए। हाँ, कोई बोलना चाहेगा या बताना चाहेगा? बोलिएगा। और क्लास करें? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कल हम आगे का पढ़ते हैं।